जय हिंद। जय भारत। वंदे मातरम। मैं रविंद्र फौजी। साथियों, आज सुबह ही मैंने एक कहानी शेयर की थी, लेकिन उसका मेन जो टॉपिक था उसको मैंने बाद में, हालांकि उस वीडियो में बता दिया था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने या तो वो वहाँ तक वो वीडियो नहीं देखा, कुछ लोगों ने कमेंट्स किया है कि वीडियो लंबा हो गया था, और जिन्होंने कहानी मेरे पास भेजी है उनका भी मैसेज था कि कहानी आपने बहुत लेट शेयर की है, ये जिन लोगों तक पहुंचनी चाहिए उन लोगों के लिए इसको एक बार शुरू से आप उस कहानी को दोहराओ। और वो कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है कि एक रिटायर्ड आर्मी के अधिकारी ने मेरे पास ये कहानी भेजी है, जिन्होंने ये चीज़ें लिखी है कि वास्तव में पद पर रहते हुए हम मूर्ख थे और गधे थे, और ये बात हमें रिटायर होने के बाद में समझ में आई। हालांकि वो टॉपिक मैंने शुरू में बता दिया था, और उसको सुनकर बहुत से लोगों को कुछ मिर्चियाँ लगने लगी होगी, या बोलेंगे यार रविंद्र फौजी ऐसे कैसे बातें कर रहे हैं, तमीज नहीं है, फलाना ढिकड़ा, पता नहीं क्या क्या सोच रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये कहानी एक आईएएस अफसर ने लिखी है, और इस कहानी को बहुत सारे आईएएस आईपीएस ने अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट किया है, लेकिन वो ज़्यादातर पढ़े लिखे लोग अंग्रेजी में उसको शेयर करते हैं, तो हिंदी में बहुत से कम लोगों तक ये कहानी पहुंची। और मेरे पास जिसने ये कहानी भेजी वो है एक आर्मी अफसर। उन्होंने ये जीवन का हकीकत वो बताया है कि पद में रहते हुए मैं आपको भी ये मानता था कि रविंद्र फौजी बकवास करता है और ऐसे लोगों के लिए सपोर्ट करता है जो वास्तव में मतलब ठीक नहीं है, लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा है कि आप ठीक हो और हम गलत थे। तो मैं चाहता हूं कि वो तमाम लोग इस कहानी को जरूर सुने। ये कहानी खासकर अधिकारियों के लिए है, और अधिकारी ही नहीं, अधिकारी के अलावा भी जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं, खासकर पुलिस डिपार्टमेंट, जो अननेसेसरी लोगों को तंग करता है। इस कहानी के साथ साथ मैंने कल परसों एक जज साहब का वीडियो भी डाला है, जिसमें आपने देखा होगा जज साहब ने कहा था कि आपको भी पता चलेगा जब आप 60 साल के बाद रिटायर हो जाओगे, इसलिए पावर का दुरुपयोग ना करो। आप पावर से किसी का भला कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो पछताओगे। वही इस कहानी का मोटो है। सबसे पहले मैं आपको कहानी बता देता हूं कि एक अधिकारी रिटायर होने के बाद में उनकी पहली दीपावली थी, और वो 2 बजे तक अपने घर के बाहर कुर्सी डालकर बैठे थे, लेकिन कोई उनसे मिलने नहीं आया, कोई उनको आकर मिठाइयाँ नहीं दे रहा था, ना कोई फूल ना कोई गिफ्ट। और वो 2 बजे तक हार थक कर इंतजार करके सोच रहे थे कि यार ऐसा क्या हो गया, लोग आ ही नहीं रहे। और फिर वो अपने सर्विस के दौरान की बातों को याद कर रहे थे कि यार क्या ज़माना था, जब मैं सर्विस में था तो लोग इतने गिफ्ट लाते थे कि पूरा कमरा भर जाता था, इतनी मिठाइयाँ आती थी, इतनी ड्राई फ्रूट आते थे कि उनको सबको मैं, खुद भी हम खाते थे, परिवार भी खाता था, रिश्तेदारों को भी बांट देते थे, फिर भी कम नहीं पड़ती थी। लेकिन आज 2 बज गए, कोई आया नहीं। तो वो बैठे बैठे अखबार पढ़ रहे थे, और अखबार में एक कहानी थी, और अखबार में कहानी क्या थी कि एक गधे की कहानी थी। और गधे की क्या कहानी थी कि एक गधा, उसका मालिक उस गधे के ऊपर मूर्तियां रखकर जा रहा था कहीं छोड़ने के लिए। तो वो मूर्तियां लेकर जब गधा जा रहा था, जहां जहां जिस जिस गांव से वो गधा गुजरता था, तो लोग उसको प्रणाम करते थे, कि वैसे हाथ जोड़कर प्रणाम करते थे। कहीं कहीं तो गांव के लोग उसको रोककर उसकी पूजा पाठ भी करते थे। तो इस तरह गधे को मतलब कुछ समय लगा, जहाँ उसको मूर्तियाँ पहुँचानी थी, मतलब जहाँ से वो मूर्तियाँ लेकर चला था और जहाँ उसको मूर्तियाँ पहुँचानी थी, उसके दौरान उसको जो भी समय मिला, जितने भी समय में लोगों ने उसको पूजा पाठ, उसके आगे हाथ जोड़ना और उसकी सेवा करना, गधे को भी साथ में कुछ खिलाना, ये कर रहे थे लोग। तो गधे को घमंड हो गया
कि यार देखो मेरी कितनी पूजा करते हैं लोग, कितना मुझे मानते हैं, कितना लोग मुझे रोक रोक कर खिला रहे हैं। तो वो मूर्तियां लेकर जहां पहुंचना था वहां मूर्तियां उसने उतार दी। और आते समय गधे के मालिक ने बोला कि भाई मूर्तियां तो होगी, अब जाते समय फिर इस पर कुछ लेके जाए। जाते समय उसके ऊपर सब्जियां सुब्जियां और कुछ जरूरत का सामान लेके गधे का मालिक वापस चल दिया। उसी रास्ते से वापस आया, लेकिन किसी ने भी गधे को प्रणाम नहीं किया, ना गधे की पूजा की, ना गधे को किसी ने कुछ खिलाया। तो गधा दुविधा में पड़ गया कि यार कैसे लोग हैं, आते टाइम तो मेरी बहुत वो कर रहे थे और अब मेरी कोई सेवा ही नहीं कर रहा। तो गधे को लगा कि हो सकता है किसी ने देखा नहीं, तो गधा डैचू डैचू करने लग गया। जब गधा डैचू डैचू कर रहा था तो उसके मालिक ने उसको चुप किया, अरे सर चुप रहे मूर्ख, क्यों फालतू में डैचू डैचू कर रहा है। लेकिन फिर भी किसी ने नहीं देखा, गधा फिर जोर से चिल्लाया तो उससे मालिक ने 2-4 उसको मारा कि भाई चुप रह जा। नहीं रहा तो आसपास के और लोग थे, अरे बोले गधा पागल हो गया क्या, इसको 2-4 लठूट मारे और गधा शांत हो गया। अब गधे के समझ में नहीं आ रहा कि यही लोग मेरी पूजा कर रहे थे और यही लोग अब मेरे को मार रहे हैं, कारण क्या है। वो गधों के समझ में नहीं आएगा, लेकिन समझदार को, उस IAS अधिकारी को और बहुत से लोगों को समझ में आ गया था कि जाते समय उसके ऊपर मूर्तियां रखी हुई थी और लोग मूर्तियों की पूजा कर रहे थे। तो उसी तरह उस IAS अधिकारी ने कहा कि जब मैं पद पर था तो लोग वो गिफ्ट मेरे लिए नहीं, उस कुर्सी के लिए ला रहे थे। या जो अधिकारी बैठे रहते हैं उसके कंधों पर स्टार या जो भी चीजें हैं, उसकी वर्दी, लोग उसका सम्मान करते हैं। लेकिन कुछ लोगों में वही गधे की तरह घमंड हो जाता है कि लोग नत्था सिंह, जत्था सिंह या पता नहीं कौन से सिंह या जो भी है, कुमार सिन्हा फन्ना जो भी पता नहीं, उनको ये लगने लग जाता है कि लोग मेरी पूजा करते हैं। ठीक है, तो सम्मान वो आपकी वर्दी को और आपकी कुर्सी को है। ठीक है, और रिटायर होने के बाद 2 बजे तक इंतजार किया, कोई नहीं आया। तो फिर उन्होंने कहानी पढ़कर इसे सोचा कि वास्तव में हम क्या थे। अपनी उनकी पत्नी रहती है, बोले क्यों बैठे हो 2 बजे तक। बोले यार कोई आएगा कोई आएगा। बोले कोई नहीं आएगा। फिर उसने वो कहानी पढ़ी, जब पत्नी को बोला कि वास्तव में हम तो मूर्ख और गधे थे। बोला वहां हमारे पद और कुर्सी को सलाम था, हमें कोई नहीं जानता। तो उनकी पत्नी कहती है कि सही में इतने दिन से मैं आपको कह रही थी कि आप मूर्ख गधे हो, तो मेरी मान नहीं रहे थे, आज लेख पढ़ते तुमने मान लिया। बोले आज मेरे को समझ में आ गया। और फिर वो इंतजार करना छोड़कर दीपावली की अपनी तैयारियों में खुद ही लग गया। पत्नी से बात करने की कोशिश किया, पत्नी ने पल्ला झाड़ दिया कि छोड़ो, मेरे को और काम है, तुम अपना करते रहो, मैं तुम्हारी तरह मूर्ख नहीं हूं। तो जिनके लिए तुमने किया वो बच्चे, वो पत्नी भी तुम्हारा साथ छोड़ देती हैं। बाद में इसका जो सारांश लिखा उन्होंने वो ये था कि पद पे रहते हुए आप लोग अपने गांव, समाज, आसपास के लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करते। तब तो अगर कोई आ गया, आप बन गए कलेक्टर या आप बन गए SP या आप बन गए कर्नल, और आपके गांव से कोई आ गया, कोई मिलने आ गया, तो बोलोगे बाहर बैठा हुआ यार मेरे पास समय नहीं है। ये कहाँ से आ जाते हैं ऐसे लोग। ये पता नहीं कि आपको भी उन्हीं लोगों में जाना है। उस समय पद पर रहते हुए आपको जो पावर मिलती है ना, पावर को हजम करने वाले लोग और पावर का सही इस्तेमाल करने वाले लोग कम होते हैं और दुरुपयोग करने वाले ज़्यादा होते हैं। हो सकता है कई बार कोई छोटी मोटी गलती के लिए पुलिस के पास गया और पुलिस अपने बल प्रयोग करके उसको मारना शुरू कर देती है। और वही कोई अच्छा अधिकारी होगा, कुछ ने गलती भी की तो उसको बैठाएगा, समझाएगा, दोबारा नहीं करना, तू नाबालिग है, बच्चा है, सुधर जाएगा, उसको छोड़ देगा। बाकी लोगों को लगेगा मूर्ख है, लेकिन बाकी को मूर्ख नहीं, वो बंदा अगर उस समय ठीक से सुधर गया और जाकर कहीं कुछ बन गया तो वो धन्यवाद देने जरूर आएगा उस अधिकारी का कि साहब आपने उस समय मेरे को गाइड किया, मेरे को छोड़ा और मैं सही रास्ते पर आ गया। लेकिन कई बार छोटी मोटी गलती पे भी पुलिस या इस तरह उसका साथ दुरुपयोग करती है, मारपीट करती है और वो बड़ा होकर एक खतरनाक अपराधी बन जाता है, आदतन अपराधी। और फिर वो बदला लेने की ओर सोचता है कि उसने मेरे को अपराधी बनाया तो उसका मैं ठीक है रिटायर होने दो, फिर देखूंगा।
या पद पर रहते रहते भी देख लेते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं। तो ये आपको तय करना है आपने क्या करना है। उसी तरह पुलिस के अलावा चाहे आईपीएस हो, आईएएस हो, कलेक्टर हो, या खासकर हमारे अधिकारी, क्योंकि मेरी इस कहानी से मेरे ही अधिकारियों को ज़्यादा दिक्कत आती है कि हमने क्या किया। तो आपने भी खासकर डायरेक्ट इन्वॉल्व हमारे जवानों का किन से होता है, सीओ से, कमांडिंग ऑफिसर से। तो एक तो वो कमांडिंग ऑफिसर की मुझे कुर्सी मिली है और मेरी ड्यूटी है, मैं अपनी सख्त कमांड करूँगा। और सख्त कमांड होती है तो बहुत से लोगों के होता है सख्त कमांड है, देखो कितना बढ़िया चल रहा है सब कुछ, लेकिन उस सख्त कमांड का क्या फ़ायदा कि आपने सख्त कमांड भी दी और अपने 2 साल के टर्नओवर में 100 लोगों को आपने, किसी को रेड एंट्री दे दी, किसी को सज़ा दे दी, किसी का कैरियर ख़राब कर दिया। आपको तो लगा आपने ड्यूटी की और इन लोगों को सुधार दिया, आपने सुधारा नहीं। कहीं ना कहीं आप में भी कमियां थी जिससे उन 100 लोग सज़ा के हकदार बने। अगर आप उनके वेलफेयर सही समय से देते, आप उनको सही समय से छुट्टी, सही समय से उनका हक उनको मिल जाता, तो मैं 100% कह सकता हूँ, 100 में से ज़्यादा नहीं तो कम से कम 90 लोग सज़ा नहीं खाते। लेकिन आपने अपनी शक्ति और आपने पावर का इस्तेमाल करके उनको सज़ा भी दे दी और अपने आप के लिए बददुआ भी ले ली। और रिटायर होने के बाद वो लोग आपको कहीं मिलेंगे तो किस तरह आपको, आप उनके पड़ोस में भी होंगे ना, तो भी आपको देखकर थूक कर निकल जाएगा वो। और एक वो भी अधिकारी हैं जिनको पता है कि हाँ मेरे को कुर्सी मिली हुई है, लेकिन मैं इस कुर्सी पर रहकर मैं कितने लोगों का भला कर सकता हूँ, मैं कम से कम लोगों को सज़ा दूँ। मैं गलती कर रहा है तो उस गलती पर रिसर्च करूं कि गलती इससे क्यों हुई है, ताकि दूसरा जवान गलती ना करे। एक जवान जिसको सिस्टम के उसमें छुट्टी नहीं मिल रही, वो सब जगह जाया और वो मजबूरी भाग कर गया, लेकिन कानून है कि उसको सज़ा देनी पड़ेगी। लेकिन एक अच्छा अधिकारी उसको कम से कम पनिशमेंट देकर और उस चीज़ पर भी ये करेगा कि वास्तव में भागा क्यों, और उसके भागने के जिम्मेवार लोगों को भी थोड़ा सा टाइट करें। एडजुटेंट या कंपनी कमांडर या कंपनी सूबेदार जिनकी गलतियां की आपकी वजह से भागा, तो उनको भी थोड़ा सा पिन मारे ताकि दूसरा बंदा न भागने के लिए मजबूर हो। लेकिन कुछ लोग भागा है तो लाओ, किस लिए मेरी कलम बनी हुई है, बस सज़ा देने के लिए तो मैं कलम रखा हूँ। लेकिन आपको पता नहीं कि जो जज किसी को सज़ा देता है वो कलम को भी तोड़ देता है। क्यों तोड़ता है, उसमें कलम की गलती थोड़ी है, गलती तो उसने की है, जज साहब ने तो नियम कानून से उसको सज़ा देना, लेकिन फिर भी वो तोड़ता है कि इस कलम से मैंने गलत फैसला किसी के लिए फांसी सुनी या पता नहीं क्या सुनी, तो उसको तोड़ कर रख देता है। आपको लगता है ना कि इतने बड़े अपराध में देखो अपराध के बाद जमानत पे घूम रहा है या ये हो रहा है, तो वो उनका विवेक है। सजा किसी को सुधारने का माध्यम नहीं है, सजा लास्ट ऑप्शन है। कानून अगर सिद्धांत कहता है कि किसी को सजा देना लास्ट ऑप्शन होता है, लेकिन किसी किसी के लिए फर्स्ट ऑप्शन हो जाता है कि इसको किसी तरह फंसाए सजा दे दो, लाओ जितने लोगों को ला सकते हो। तो वो अंग्रेज जो करते थे ना, क्योंकि देश गुलाम था, लेकिन अंग्रेजों में भी जो माइंडेड लोग थे वो नहीं करते थे, जो आज कुछ एक अपने भ्रष्टाचार के लिए ज़्यादा आदमी अगर अपनी उसमें कोई सज़ा दे रहा है तो कहीं ना कहीं वो खुद भी भ्रष्टाचार में लिप्त है, या तो उसको समय नहीं मिल रहा अच्छे वेलफेयर के लिए, या वो जानबूझकर लोगों को डरा कर रखना चाहता है क्या, ताकि वो गलत काम कर सके। और इसका उदाहरण एक बार एक जवान ने, उत्तर प्रदेश में एक यूनिट थी और उसके अधिकारी ने 100 से ज़्यादा, कम से कम 100-120 लोगों को पनिशमेंट दे दी। पनिशमेंट देता गया, किसी ने नहीं ध्यान दिया। एक दिन एक जवान ने मेरे पास उसकी चीज़ें बताई कि साहब देखो ये लगातार ऐसे ऐसे छोटी छोटी बातों पर गलती दे रहा है, सजा कर रहा है, और किस वजह से कर रहा है कि ऐसे ऐसे काम करवा रहा है जो ऑथराइज नहीं है, और फिर भी सजा दे देता है ऑर्डर डिशो में। फिर उसने बताया कि MES वर्क चल रहा था उस समय झांसी के आसपास कहीं, बहुत पहले की कहानी है, और वहाँ MES वर्क का जो काम लेबर का होना था उसमें अपनी बटालियन से वो जैसे सामान आता था तो ईंट उतराने का, मजदूरी का काम उनसे करवा रहा था। उसमें खुंदक खा के एक बंदे ने उसका वीडियो बनाया और वो मेरे पास भेजा।
मैंने तब भी उन सीओ साहब को वो चीज़ें भेजी कि इसको बंद कर दो, ये काम एमईएस वर्क का है। आपको क्या पता, मेरे अंडर है और मैं कराऊंगा, जो करना है कर लो। उसको ये पता नहीं कि मैं खुद एमईएस में रह के आ चुका हूँ, मैं खुद इंजीनियर का हूँ जो एमईएस को आधे से ज़्यादा डीलिंग इंजीनियरी करती है। लेकिन उसको लगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसमें हमारा कोई इंजीनियर का अधिकारी भी तो इन्वॉल्व होगा ना, कि ये साहब ये आ रहा है, अगर आप ये काम करा रहे हैं तो वो लेबर का पैसा आप खाओ। वो नहीं माना तो फिर मैंने वो वीडियो डाला, उसकी इंक्वायरी हुई और वो इंक्वायरी का ऐसा हल्ला मचा कि उसकी कमांड जो पूरी 2 साल होनी थी 1.5 साल में ही उसको भागना पड़ा। लेकिन वो भाग गया, लेकिन उसने जो 120 लोगों को सजा दी, उनका कैरियर, क्या ऐसे गुनाहगार जो पकड़े जाते हैं बाद में कि वो खुद ही करप्ट है, क्या उसकी सजा पर एक बार विचार नहीं होना चाहिए कि इसने इतने लोगों को सजा किस वजह से दी? क्योंकि खुद भ्रष्टाचारी था। तो अपनी कमांड में अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को तंग करना छोड़ो। जहाँ ठीक है, ज़रूरत है सजा, भाई नहीं सुधर रहा है तो सजा दो, लेकिन वो एक ऑप्शन होता है मिनिमम और एक होता है मैक्सिमम, उस पर ज़रूर विचार करें। किसी की पहली गलती दूसरी गलती के लिए क्या क्या ऑप्शन बने हुए हैं, सब कानून में है। जिसने कानून बनाया है, जिसने लिखा है, सब चीज़ें लिखी है। लेकिन बस उसमें आपको जो पावर दी गई है कि डिपेंडेंट ऑन ओसी या सीओ, उनके ऊपर अपने विवेक से वो ये कर सकते हैं, तो वो विवेक कानून बनाने वाले ने आपके दिमाग में नहीं डाला है। उस चीज़ को जरूर ध्यान रखें। ठीक है, एक बार मैं फिर कहूँगा, यहाँ ये अधिकारी और पुलिस के अलावा भी हमारे जवान साथियों को, या जो हमारे सूबेदार, मेजर, कैप्टन साहब ये रिटायर होकर आते हो, सबके लिए भी है, आपके लिए भी है। क्योंकि आप भी वहाँ रहते हुए कभी अपने गांव समाज को, किसी को याद नहीं करते हो। गांव समाज में आए, यार मेरी तो इतनी छुट्टी, मुझे क्या लेना इन लोगों से, वो तो मजदूर है, वो किसान है। वही लोग जिस दिन आप जाओगे, वो वही लोग आपको कंधा देने आएंगे। आपके वो साथी या जहाँ अफसर मैस में या जैसे मैस में खा रहे हो, वो नहीं आएंगे। तो आपस में जहाँ रह रहे हो वहाँ लोगों से तालमेल रखो। उनकी मदद कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते हो तो कम से कम उनसे अच्छे से बात करो। ये नहीं कि आप कलेक्टर बन गए या आप जनरल बन गए तो आपने उनको छोड़ ही दिया। आपने पढ़ाई कर कर, चाहे एनडीए, यूपीएससी जो भी फाइट किया है, वहाँ तक पहुँचे हो, वो आपका कर्म था। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे ऊपर जाते हो, उसमें सभी लोगों को कर्म होता है। एक सीओ अगर अकेला घूमता रहेगा तो कभी वो जनरल नहीं बन सकता। उसकी पूरी बटालियन उसका साथ देती है, उसके सारे जवान जेसीओ हर एक लड़ाई में उसका साथ देते हैं, हर एक काम में उसका हिम्मत बढ़ाते हैं, तभी ऊपर जाकर जनरल बनता है। बाद में आप पढ़ पढ़ कर जनरल नहीं बनते हो, ना ही एक आईपीएस, ना ही एक आईपीएस। आईपीएस में आप भर्ती होने तक आपकी काबिलियत है, उसके बाद में आप जिस थाने में, इलाके में ड्यूटी कर रहे हो, आपके जो कर्मचारी हैं अगर वो काम नहीं करेंगे तो आप कर क्या लोगे? आप अगर उस इलाके की सुरक्षा कर पा रहे हो तो उसके पीछे आपके वो जवान हैं जो दिन रात बेचारे, जिनको समय से छुट्टियां नहीं मिलती है, जो इधर उधर भागते रहते हैं, जिनको आप गालियां देते रहते हो, उन्हीं की बदौलत आप ऊपर के रैंकों पर पहुंचते हो। लेकिन वो चीज़ें आपको कब समझ में आती हैं? 60 साल के बाद, रिटायर होने के बाद में। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और मैं फिर कह रहा हूँ, बहुत से लोग तभी मेरे को ही बोलेंगे फलाना टिकड़ा, तो ये मेरी नहीं, बहुत से बड़े बड़े अधिकारियों के रिसर्च से काम बनी हुई कहानी है। इसका ध्यान रखें और आपको उस हिस्से में जाना है। अगर आपको रिटायर होने के बाद सम्मान चाहिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि आईएएस अधिकारी ने लिखी, आईपीएसएन और बहुत से लोगों ने इसको शेयर किया। मेरे पास भेजने वाले हमारे एक आर्मी अधिकारी थे, और मेरी और उनकी बस जब वो सेंटर में थे, सिर्फ एक केस में मेरी उनसे बातें हुई थी। जब एक बंदा कोई लेट हो गया था, उस सिलसिले में उनके सीओ ने नहीं माना तो मैंने सेंटर में बताया, और सेंटर से उस बंदे को ज्वाइनिंग दे दी थी कि ठीक है भाई पनिशमेंट दो और इसको रख लो। हालांकि साहब ने रख लिया था मेरे एक वीडियो के बाद में, लेकिन बोला भी था कि आप ऐसा ही करते हो, थोड़ा सा चीज़ों को सुधारो। लेकिन आज उन्होंने कहा कि मैं आपके बहुत से वीडियो देखता हूँ, और मुझे पहले पद पर रहते हुए ये लगता था ये बकवास करता है, प्रोपोगंडा करता है। लेकिन आज महसूस हुआ है कि आप जो कर रहे हो, आपको
लाखों लोग दुआएं भी दे रहे हैं, लाखों लोग आपसे मिल भी रहे हैं, और हमने साला वो डिसिप्लिन के चक्कर में, कानून के चक्कर में इतनी सख्ताई कर दी। हमें क्या मिला? आज हमें वहाँ बाहर साला कुत्ता भी नहीं पूछ रहा है। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ, मैं जिस काम में हूँ, मैं तो हर एक मेरे से जूनियर सीनियर की हर एक की इज्जत करता हूँ। रिटायर होने के बाद में सब समान है। अगर मेरे से एज में बड़ा है तो उसको राम राम श्याम श्याम धोख भी देते हैं, जो भी उसका वो विश भी करते हैं, और जिसकी भी हो सकती है मदद करें। गलतियाँ काम करने वालों से ही होती हैं, तैरने वाले ही डूबते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है तो आप उसकी गलतियाँ ही देखो, उसकी कुछ अच्छाई भी होती है। तो साहब ने हमारी अच्छाई देखी, और वो मेरी नहीं, आप सबकी, ये जुड़े हुए सब लोगों को धन्यवाद दिया। और उसी सिलसिले में मैंने जो कहानी बताई थी कि हवलदार जी का जो क्वार्टर नहीं मिल रहा था, वो उन्हीं की देन है कि मेरा वीडियो उन्होंने देखा और उन्होंने वहाँ तक पहुँचा और उस बंदे को मंथली पास अलाउड हो गया, वो खुश है। हमें क्या मिला? हमें खुशी मिली, हमें वो दुआएं मिल रही हैं। फिर कह रहा हूँ कि जानवर भी अपना और अपने बच्चों का पेट भरता है, हम इंसान हैं, इंसानियत के लिए जियो, इंसानियत के लिए काम करो। ये धन दौलत पैसा यही रह जाएगी, या फिर जब इस पद से हट जाओगे, आज आप MP MLA हो, पता नहीं क्या क्या हो, लेकिन पद से हट जाओगे, जिनके लिए बच्चों के लिए काला धन या इकट्ठा कर रहे हो, वही बच्चे फूंक देंगे आपको 1 सेकंड में। बोलते हैं ना कि वो संसार में आपके बेटे बहू बच्चे पोते वही फूंकने जाते हैं, और 12 दिन के बाद बोलते हैं घर को शुद्धिकरण कर लो, कहीं प्रेत आत्मा नहीं आ जाए, और तुम्हारी आत्माएं फिर भी भटकती रहती है, दूसरी तीसरी नौकरी करना, पता नहीं क्या क्या कर देना। बोले पुत्र कपूत तो क्या धन सींचे, और सपूत है तो भी क्या धन। सपूत होगा तो अपने आप कर लेगा, और कपूत होगा तो उड़ा देगा, कितना भी कर लो, एक दिन आप ही को बजा देगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखो। बाकी तो आप लोगों की मर्जी है, सही लगता है तो वीडियो को शेयर करें और चैनल से जुड़ें, नहीं तो वीडियो लंबा देखकर सोए रहो। जिस दिन अपने साथ बीतती है तब तो लंबा नहीं लगता, लिखने में तो बहुत चीज़ आता है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।